हेलो स्टूडेंट, आज आपके इस वीडियो के अंदर क्या सीखोगे? कोहलार्स लॉ और इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ है वो सीखोगे। तो कोहलार्स लॉ ने जो कोहलार्स था खुद का ला दिया था, उसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। क्या निकालने के लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए, कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाती है या डाइल्यूशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन नियरली अप्रोचेस टू जीरो। कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाती है। तो उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उसने बहुत सारे साल्ट लिए, सोडियम के, एक्स की जगह क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कुछ भी हो सकता है, और पोटाशियम के। इनके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया और क्या देखा कि जब आप क्या करते हो, यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालते हो, यहाँ से मान लो x की जगह आपने Cr रख दिया, यहाँ पे क्या है KCl। कहते हैं कि जब आप मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालते हो NaCl के लिए, या फिर क्या है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालते हो आप किसके लिए, KCl के लिए, वो नियरली सेम आई। किसके इक्वल आई? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr और KBr। मतलब यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और NaBr स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KBr स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस आया, या इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो नियरली क्या आया, सेम आया। नियरली क्या आया, सेम आया। इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आई, उनका जो डिफरेंस है वो कितना आया, 23.4 आया। मतलब यहाँ से उसने ये देखा कि मैं यहाँ पे x कुछ भी लेके चलूँ, Cl लेके चलूँ, Br लेके चलूँ, इनकी जो कंडक्टिविटी है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ऐसे ही अगर मैं क्या करूँ, NaCl लिया है, NaBr लेके चलूँ, या फिर क्या लेके चलूँ, NaCl लेके चलूँ, मतलब मैंने अब की बार क्या किया है, यहाँ पे हाइड्रोजन को चेंज कर दिया है, लेकिन इसको मैंने क्या रखा है, सेम रखा है। मतलब एक टाइप से आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी Na वाली से लेस कर दूँ, बीच में माइनस का निशान है, तो मतलब इसकी जो कंडक्टिविटी और इसकी कंडक्टिविटी आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल। सिर्फ किसकी वजह से कंडक्टिविटी वैल्यू आएगी, Br और Cl की वजह से। ये किसके इक्वल मिली, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KBr माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसकी आ जाएगी, KCl। मतलब यहाँ से भी क्या है, पोटाशियम भी कैंसिल हो जाएगी, किसकी वजह से बचेगी, Br Cl की वजह से बचेगी, और वो किसके नियर अबाउट आई, 1.8 के इक्वल आई, 1.8 के इक्वल आई। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन किया कोहलार्स ने क्या बताया कि आप जब मोलर कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन की वैल्यू जीरो कर देते हो, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर देते हो, तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन के बाद एक आयन की जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता दूसरा आयन है या नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया है, जीरो कंसंट्रेशन का मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दी। बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन का मतलब ये है कि आयंस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप जनरेट कर दिया, बहुत ज़्यादा गैप, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये मूव करेगा तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इन दोनों का एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन है जो वो क्या होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। इसका अट्रैक्शन इसके साथ क्या होगा, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगा। हर एक आयन अपना कंट्रीब्यूशन देगा कंडक्टिविटी के अंदर, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू के अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ से ये जो एक्सपेरिमेंट किए, इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोहलार्स ने क्या बताया कि जब आप कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो कर देते हो, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर देते हो, तो उस टाइम के अंदर क्या होगा, हर एक आयन अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता है, जिसके बेस पर उसने खुद का ला दिया। क्या बोला उसने कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालना चाह रहे हो जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए मान लो आप किसके लिए निकाल लो, NaCl के लिए निकाल लो, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको क्या एडिशन करना होगा, हर एक आयन की कंडक्टिविटी का एडिशन करना होगा। ये
क्या है जी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन। मतलब एक आयन की वजह से जो मुझे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिलेगी एट 0 कंसंट्रेशन के ऊपर, मैंने उसको नाम दे दिया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन। बोल सकते हो लिमिटिंग आयन मोलर कंडक्टिविटी, ऐसे भी नाम दे सकते हो। मतलब जब आपने कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 कर दिया, डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो उस टाइम पे हर एक आयन इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन शो करता है। तो इसी के बेस पर उसने अपना लॉ दिया। वो लॉ क्या था वो बताती हूँ मैं। कोहलर्स ने अपना लॉ दिया, किन्हीं एक्सपेरिमेंट के ऊपर दिया था। क्या है जी, वो पढ़ते हैं। कोहलर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट can be represented as the sum of क्या बोलोगे कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या लिख सकते हो आप, रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ individuals cations and anions in one formula unit of electrolyte। मतलब क्या बोलोगे जी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इंडिविजुअल आयन की जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है उसको आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, जो एक फॉर्मूले यूनिट के अंदर है नंबर ऑफ आयन। यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है NaCl का, तो इसके अंदर जो आयन्स है उनकी जो आयनिक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उनको जोड़ दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने NaCl के लिए देखा है, आप और देख सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जैसे मान लो आपको लिखनी है CaSO4 के लिए, तो क्या सीखा आपने कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो क्या होगी, हर एक आयन की अपनी लिमिटिंग आयन मोलर कंडक्टिविटी होगी, उसका क्या होगी, एडिशन होगी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू SO4 2 नेगेटिव आयंस, इसकी वजह से जो होगी। ठीक है जी। ऐसी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आप मान लो किसके लिए और निकाल रहे हो, एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम Al2SO4 की चॉइस, मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए निकालना चाह रहे हो। वन फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने भी आयंस होंगे उनकी जो कंडक्टिविटी का एडिशन होगा मोलर कंडक्टिविटी का, वही क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी होगी। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एक यूनिट के अंदर कितने एल्यूमिनियम है, 2 है, एक की वजह से जो कंडक्टिविटी की वैल्यू मिलेगी, आयनिक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो मिलेगी, उसके अंदर 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि एल्यूमिनियम के कितने आयन हैं, 2 है। उसके बाद क्या होगा, प्लस SO4 के कितने हैं, 3 है। एक की वजह से जो मिल रही है आपको, उसको क्या कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि एक फॉर्मूला यूनिट है जो उसके अंदर कितने आयन्स हैं, सल्फेट के 3 आयन हैं। ठीक है जी। तो जनरल फॉर्मूला अगर मैं बनाती हूँ, तो मान लो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है AX/BY की टर्म में है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, जितने भी आपके पास ये हैं, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट की वन फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने भी आयन्स हैं उनको क्या कर दोगे, एक आयन की कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है जी। ये जनरल फॉर्मूला बन गया जी आपका इसके लिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन के लिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये था जी कोहलर्स लॉ। कोहलर्स ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिसके बेस पर उसने ये पाया कि जब आप बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर देते हो
डाइल्यूशन करने से एक आयन की जो मूवमेंट है उसके ऊपर दूसरे आयन की मूवमेंट का कोई फैक्टर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से हर एक आयन क्या करता है, अपना कंट्रीब्यूशन शो करता है मोलर कंडक्टिविटी के अंदर। ठीक है जी, तो इसके बेस पर, इस लॉ के बेस पर अब हम करते हैं इसकी एप्लीकेशन, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे। सबसे पहले इसका यूज है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिटरमिनेशन ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी जो इसकी कहाँ पे थी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है किसके लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है, उसकी जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर, आपने देखा था ना डिबाई-हैकल-ओह्म-सागर इक्वेशन से क्या देखा था आपने कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे। तो आप क्या करोगे, इस लॉ की हेल्प से क्या निकालोगे, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू एट जीरो कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे निकालोगे, यूज किसका करोगे, आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करोगे। कैसे करोगे वो देखो, मान के चलो आपके पास जो दी हुई है मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है, मान लो CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है जी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू दी हुई है वो मान के चलो आपके पास NaCl की भी दी हुई है, और क्या दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इसकी भी दी हुई है। इन तीनों का, ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके आप क्या निकालोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू एट जीरो कंसंट्रेशन। कैसे निकालोगे देखो जी, इसको अगर मैं इसको लिखना चाहूँ आयंस की टर्म में, तो ये क्या होगा, क्या आएगा यहाँ से, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू आयन, ये इक्वेशन मान लो जी 1 है। उसके बाद ऐसे ही आपको क्या करना है, किसके लिए लिखना है, HCl के लिए लिखना है। कोरोलार्स लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, जो इसकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू आई होगी वो किसकी वजह से आई होगी, आयंस की वजह से आई होगी, तो मैंने इसको आयंस से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मैंने किसके लिए लिखी, NaCl के लिए लिखी, तो कितनी होगी, Na पॉजिटिव प्लस Cl, ये मैंने मान ली 2 है, ये मान ली मैंने 3 है। अब आपको चाहिए किसकी, चाहिए किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट में मान के चलो आपको जो चाहिए वो चाहिए मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH इसकी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको तोड़ के लिखोगे कि आपको इसको बनाने के लिए कौन कौन से आयंस की जरूरत है। ठीक है जी, तो आपने यहाँ से देख लिया कि इसको बनाने के लिए मोलर कंडक्टिविटी का जो जीरो कंसंट्रेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किसके बराबर होगी, किसके इक्वल होगी, यहाँ से लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO नेगेटिव एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन। तो आपने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन का यूज करके ये इक्वेशन लेके आनी है। तो कैसे करोगे, देखो जब मैं इन दोनों को जोड़ती हूँ, इन दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा आपको, ये वाली चीज प्लस ये वाली, मतलब इन दोनों के एडिशन से आपको ये तो मिल जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, HCl है। एक्स्ट्रा क्या है आपके पास, यहाँ से जब आप देखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा मिलेगा जो Na पॉजिटिव की और Cl नेगेटिव की आयनिक कंडक्टिविटी। तो 1 को और 2 को तो मैं क्या करती हूँ, जोड़ देती हूँ, और 3 को मैं क्या कर देती हूँ, लेस कर देती हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी है जो CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस क्या करनी है आपको, मोलर कंडक्टिविटी किसकी करनी है, NaCl की, इज इक्वल, आपने क्या किया है, इन दोनों को तो ऐड किया है और इसको क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ से क्या होगा, Na से Na वाली कैंसिल हो जाएगी, Cl से Cl वाली, बस बचेगा क्या लास्ट में, इन दोनों को मिला के क्या मिल जाएगा आपको, मोलर कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से आपने क्या निकाला है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर वैल्यू निकाल दिया। तो ये तो थी जी फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें आपने क्या सीखा कि आपको क्या दे देंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे देंगे एट जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर, उनकी हेल्प से आपको क्या करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं जिसकी नेक्स्ट है जी अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब अल्फा है जो उसके कितना डिसोसिएट हुआ है कोई भी गिवन इलेक्ट्रोलाइट, जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा उतनी ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, कंडक्टेंस मिलेगी। जो अल्फा है वो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन बाय में क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है वो चाहे वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, वो सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, किसी गिवन कंसंट्रेशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग है उसका इफेक्ट रहेगा। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अगर आपको ये पता चल जाए तो क्या निकाल सकते हो आप, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब यहाँ से मैं क्या बता रही हूँ कि आपको ये दे दे, मोलर कंडक्टिविटी किसी गिवन कंसंट्रेशन में दे दे और पोलर्स लॉ की हेल्प से आप ये वाले निकाल लो, तो आप क्या निकाल सकते हो, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी एप्लीकेशन है जिसकी, तीसरी एप्लीकेशन क्या है जी यहाँ पे इसकी, इन कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी है जी। डिसोसिएशन कांस्टेंट है जो आपका, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया के से। इसकी वैल्यू निकालने के लिए भी आप इसका यूज करते हो कोलॉस का। कैसे यूज करते हो देखो, मान जो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालोगे वो वीक के लिए निकालोगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट मान के चलो आपने ले लिया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्शियली क्या होगा, आयनाइजेशन होगी इसकी। ठीक है जी। शुरू में क्या होगा आपके पास, सबसे ज्यादा यही होगा। तो मान के चलो इसकी कंसंट्रेशन सी है, इनिशियली इनकी क्या है 0,0। जब आप शुरू में स्टार्टिंग की है बिल्कुल, तो उस टाइम पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एसिटिक एसिड है, वहाँ पे आयंस नहीं है। आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद क्या होगा, इस सी कंसंट्रेशन का अल्फा पार्ट किसमें चला गया, प्रोडक्ट के अंदर चला गया। मतलब सी अल्फा ये बना, सी अल्फा ये बना, दोनों मिलके एक बना रहे हैं। इस वजह से मैंने क्या रखा है, सी में से सी अल्फा को लेस किया है। मतलब ये बचा हुआ मटेरियल है, बची हुई अमाउंट है किसकी, एसिटिक एसिड की, जो डिसोसिएट मतलब जिसका आयनाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ से अगर आप डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाय में क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय में क्या आ जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से कैसे निकालोगे, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे से सी कॉमन निकाल दो, 1 माइनस में अल्फा आ जाएगा। सी कॉमन निकाल दिया मैंने, सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया जी, के की वैल्यू क्या आ गई, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये किसकी वैल्यू है जी, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है। ये थी जी तीसरी एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। उसके बाद लास्ट एप्लीकेशन है जी इसकी, इन कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी। फोर्थ है इन कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट। सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट का मतलब क्या है जी, जो बिल्कुल ही कम सोल्यूबल होता हो किसी गिवन सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है जी। जैसे लेड सल्फेट होता है, ठीक है, AgCl होता है, तो ये थोड़ी सी अमाउंट में ही सोल्यूबल होते हैं किसी भी गिवन सॉल्वेंट के अंदर। तो आपने क्या देखा था, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती थी, kappa into 1000 अपॉन क्या होती थी, कंसंट्रेशन जो यहाँ पे लेके चलते थे आप, कंसंट्रेशन जो यहाँ पे लेके चलते थे वो यही होती थी कि कितनी अमाउंट है जो सोल्यूट की, मतलब जो आपने यहाँ पे लिया है सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट, उसकी कितनी अमाउंट है वो डिजोल्व हुई है किसी गिवन सॉल्यूशन के अंदर। तो मैं इसको दूसरा नाम दे सकती हूँ सोल्यूबिलिटी का। सोल्यूबिलिटी को मैं लिखती हूँ S से। तो सोल्यूबिलिटी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो
कापा इंटू 1000 अपॉन क्या करोगे मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ से क्या आ जाएगी सोल्युबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपने क्या देख लिया कोहलर्स लॉ क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन सबसे पहले आपने क्या देखी थी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है जीरो कंसंट्रेशन पे तो आप किसकी हेल्प लेके चलोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू निकाल लोगे मोलर एट जीरो कंसंट्रेशन पे और वहां से आप वीक के लिए निकालोगे। दूसरी थी अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या होगी मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन बाय में क्या होगा मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, दोनों का रेशियो होगा। उसके बाद अल्फा की वैल्यू ज्यादातर क्या हो सकती है 1 हो सकती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, और लेस देन क्या होगी लेस देन 1 होगी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक के लिए लेस देन 1 होगी जबकि स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होगी इक्वल टू 1 होगी। ठीक है जी। उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए इस पे और इस पे अभी न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी आपके। उसके बाद है सॉलिडिटी निकालने के लिए कि कोई भी जो कम सोल्यूबल होने वाला साल्ट है वो कितना सोल्यूबल हुआ है उसको भी आप निकाल सकते हो इस लॉ की हेल्प से। ठीक है जी। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, बाद में देखते हैं। उसके बाद देखो जी कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड फ्रॉम द गिवन डाटा। आपके पास डाटा दिया हुआ है, आपको इस डाटा का यूज करके क्या करना है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन पे वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। आपके पास जो मोलर कंडक्टिविटी पूछी हुई है सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड के लिए निकालते हैं। आपने कोहलर्स लॉ देखा था, उसके अकॉर्डिंग क्या कहा था कि जो मोलर कंडक्टिविटी होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की एट जीरो कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी वो लिमिटिंग आयन मोलर कंडक्टिविटी, मतलब आयन की जो कंडक्टिविटी होगी कटायन की प्लस क्या होगी अनायन की। अब देखो यहाँ पे कितने आयन है फॉर्मुलेट में 2, तो क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या करोगे कैल्शियम टू पॉजिटिव की कितनी दी हुई है 119 प्लस क्या आ जाएगा 2 इंटू में 8 Cl की कितनी दी हुई है 76.3। ठीक है जी। तो यहाँ से आपने क्या किया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है जो वो निकालनी है, किसके लिए निकालनी है कैल्शियम क्लोराइड के लिए निकालनी है। ठीक है जी। इसकी यूनिट लिख दो, यूनिट क्या होगी पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है जी। उसी टाइप से आपको किसके लिए निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी MgCl2 के लिए, फिर से वही केस रहेगा अकॉर्डिंग टू कोहलर्स लॉ Mg2 पॉजिटिव की प्लस क्या आ जाएगा 2HCl नेगेटिव की। Mg2 पॉजिटिव की कितनी दी हुई है 106 प्लस क्या आ जाएगा MgCl2, अच्छा उस एक्स्ट्रा ही दे दिया जी वो तो MgCl2 के लिए निकाले, Cl के लिए क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू Cl की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76.3। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालोगे MgCl2 के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ से ऐड कर देना, तो ये आ जाएगी जी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फॉर किसके लिए मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए। अगर आपसे बाय चांस ये पूछ ले साथ में एक और डाल लो जी MgCl2 है साथ में डालो MgSO4 के लिए डालो MgSO4 के लिए, तो क्या आ जाएगा MgSO4 के लिए कैसे लिखोगे Mg2 पॉजिटिव की प्लस क्या आ जाएगा SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ से क्या करो Mg वाली कितनी है 106 है, SO4 वाली कितनी दी हुई है 160 दी हुई है। तो यहाँ से जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा इतना पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ये आ जाएगा जी मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन फॉर मैग्नीशियम सल्फेट के लिए। तो ये था जी फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल। इसमें क्या करना था जी मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रॉन्ग के लिए निकालनी थी, तो कोहलर्स लॉ का यूज किया। कोहलर्स लॉ ने ये कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर आप जीरो कंसंट्रेशन पे दिखा रहे हो मोलर कंडक्टिविटी चेक कर रहे हो तो उसके आयंस की कंडक्टिविटी को क्या कर लो आप एडिशन कर लो, उसको जोड़ दो, तो वही क्या आ जाएगी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो मैंने यही यूज किया है इन तीनों न्यूमेरिकल के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पे। सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर क्या करना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू का यूज करके आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। आपको किसकी निकालनी है यहाँ से देखो मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है HAC। AC का मतलब एसिडिक एसिड मतलब CH3COO नेगेटिव
H पॉजिटिव, ये है जी, इसके लिए निकालना है, हालांकि वीक है तो लाइंस नहीं निकालते। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी, मोलर कंडक्टिविटी, वो किसके बराबर होगी, CH3CO नेगेटिव की प्लस क्या होगा, H पॉजिटिव। आपको ये वाली रिलेशन लेके आनी है इन जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग। कैसे होगा देखो, मैं इसी के अकॉर्डिंग लिखती हूँ। सबसे पहले लिखती हूँ मैं NaAC, मतलब क्या है ये CH3COO और Na। यहाँ से क्या होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस क्या होगा, Na पॉजिटिव। उसके बाद लेती हूँ मैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। HCl के लिए क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव प्लस क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद है जी NaCl की दी हुई है, NaCl के लिए क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो ये मान ली 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अगर मैं 1 और 2 को तो ऐड कर दूं और 3 को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मिलेगा, 1 और 2 को मैंने क्या किया, ऐड किया है। इसकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो कितनी है, 91। इस वाली जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो कितनी है, 425.9 है। इन वाली जो माइनस किया मैंने इसको, इस वाली कितनी है, 126.4 है। मैंने क्या किया है, इक्वेशन 1 को और 2 को तो ऐड किया है और 3 को सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है जी, तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मैंने सीधी पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जो बचेगा, देखो जी दोनों को ऐड किया है, इन दोनों को ऐड करने से तो मोलर कंडक्टिविटी किसकी आ जाएगी, CH3COOH की। यहाँ से जो आएगी वो किसकी आएगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl की। जबकि यहाँ से क्या आ रही है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, तो इसको तो मैं क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे ये जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी एसिडिक एसिड के लिए 390.5, ये क्या होगी, इसकी जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी। ठीक है जी, तो आपको यही चेक करना था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है, जो मोलर कंडक्टिविटी है एट जीरो कंसंट्रेशन पे, ये जो दी हुई है, इसका यूज करके आपको क्या करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है जी, उसके बाद करते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो जी, थर्ड में क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज दिस। आपके पास क्या दिया हुआ है जी, कंडक्टिविटी दी हुई है, कंडक्टिविटी दी हुई है एसिटिक एसिड की, कितनी दी हुई है, 4.95 × 10⁻⁵ पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है जी, कंडक्टिविटी की वैल्यू ये दी हुई है, कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दीजिए आपके पास। उसके बाद क्या है, कंसंट्रेशन जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 0.01028 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन दे रखी है, कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है। आपको क्या चेक करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट K की वैल्यू निकालनी है। इफ मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन इज दिस, मतलब जीरो कंसंट्रेशन पे भी आपको वैल्यू दे रखी है। अब देखो, आपने निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट K। ये किसके बराबर था, आपने फॉर्मूला देखा था, C⁴/1 - अल्फा था, ये था। अब आप यहाँ से देखो, कंसंट्रेशन की वैल्यू तो ठीक है आपके पास है, लेकिन अल्फा तो नहीं है। तो अल्फा निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है जी, तो यहाँ से देखो ये तो है आपके पास, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन नहीं है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, गिवन कंसंट्रेशन के ऊपर निकालने के लिए आप वही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, मोलर कंडक्टिविटी का कापा × 1000/C। कापा की वैल्यू कितनी है, कापा की मैं सीधी रख देती हूँ यहाँ से। कापा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.95 × 10⁻⁵। ठीक है जी, तो यहाँ से जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो आ जाएगी 48.15। ठीक है जी, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन पे वैल्यू आ गई जी। अब अल्फा की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि इसी की जरूरत थी और यही आपको मिल गई है, 48.15 डिवाइडेड बाय 390.5। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। वो कितनी आएगी,
जब आप इसको डिवाइड करोगे 0.1233 आ जाएगा। ये वैल्यू है जी अल्फा की, कैसे निकाली, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन करके। इसकी वैल्यू कहाँ से निकाल ली, आपको पता है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा इंटू 1000/C होती है, तो वहाँ से आपने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम चलते हैं के ऊपर, जो हमारा मेन मोटिव था, जो आपसे पूछा हुआ था, K इज इक्वल टू क्या है, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। C की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.001028 दी हुई है, इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 0.1233, इसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.1233। ठीक है जी, तो जब यहाँ से सॉल्व करोगे इसको, तो यहाँ से आएगी वैल्यू 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, क्योंकि अल्फा की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो कंसंट्रेशन की यूनिट है वही क्या होगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट की यूनिट होगी। ठीक है जी, तो आपने यहाँ से क्या देख लिया, इस न्यूमेरिकल से आपने क्या जाना कि कैसे अगर आपके पास कंडक्टिविटी दी हुई है और मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन पे वैल्यू दी हुई है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, उसके बाद आप कैसे निकालोगे अल्फा की वैल्यू, और उसकी हेल्प से आप कैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे। तो ये था जी आज आपका टॉपिक कोहलास लॉ और उससे रिलेटेड उसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारी वो रहेगी गैल्वेनिक सेल के ऊपर। थैंक यू।